नमस्कार। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा व हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा, इन दोनों की तैयारियों को लेकर के हम वीडियोस बना रहे हैं। और ऐसे भी जनरली भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाली हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो गणित की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। पहले मैंने गणित का एक जनरल सी वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने 20 महत्वपूर्ण सवालों को लिया था। अब गणित को समझने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले संख्या और संख्या पद्धति का जो जिक्र है वो आता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि संख्या किसे कहते हैं या संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो हम सभी ये तो जानते ही हैं कि गणित का जो मूल आधार है वो संख्या है। जिस प्रकार से भाषा का मूल आधार जो है वो वर्णमाला होती है ना। जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का मूल आधार क्या है? देवनागरी है। ठीक है, क ख ग घ जो हम लिखते हैं। उसी प्रकार से भाषा में अंक जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं। संख्या पद्धति में हमारे अंक जो है वो महत्वपूर्ण रूप से आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पिक्चर यहाँ पर रखी है आपके लिए। देखिए, देवनागरी में जो है वो 0 से लेकर के 9 तक अंकों को किस प्रकार से लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंक जो पद्धति है उसमें किस प्रकार से लिखा जाता है, हिंदी में किस प्रकार से और संस्कृत में किस प्रकार से, ये सब तो आप जानते हैं। इतने ही अंक होते हैं, 0 से 9 तक ही अंक जो है वो आमतौर पर पाए जाते हैं। अब अंकों के बाद आइए संख्या पद्धति की ओर आगे बढ़ते हैं। और संख्या पद्धति की ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मुख्य रूप से इसमें संख्या के प्रकारों पर चर्चा की जाती है। तो प्यारे बच्चों, संख्याएं जो है वो वैसे तो उसके और भी कई प्रकार हैं, लेकिन विशेष रूप से 12 ही प्रकार जो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम विस्तार से अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्या, या जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर होते हैं ये कोई भी, जैसे जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो क ख ग घ अंग है ना, जो नेचुरली हमारे मुंह में आ जाएं। जैसे आप खुद देखिए, मैं आपसे अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि गिनती सुनाइए तो वो आपको गिनती किस प्रकार से सुनाएगा? 1 2 3 4 5। यानी जो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हमारे मुंह पर जो हमारी जुबान पर जो अंक आ जाते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और ये जो है ये 1 से शुरू होती है, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निकालना असंभव है। ठीक है, और अगर आप किसी संख्या की पूर्ववर्ती निकालना चाहते हैं तो उस संख्या में से 1 घटा दीजिए, और अगर परवर्ती यानी उसकी अगला निकालना चाहते हैं तो 1 जमा कर दीजिए। जैसे 3 का पूर्ववर्ती 2 होगा 1 घटाने पर, और परवर्ती जो है वो 4 हो जाएगा 1 जमा करने पर। इस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी मैंने पहले ही बता दिया, प्राकृत संख्या निकालना असंभव है, अनंत है, क्योंकि ये बहुत सारी हैं, कोई नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। अब 1 2 3 4 तो ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ हो ही नहीं तो उसको कैसे हम बताएंगे? तो पहले जो था वो संख्याएं 1 से ही शुरू होती थी। तो संख्या पद्धति की ये सीमा थी कि उसमें यदि कुछ ना हो तो उसे दर्शाने के लिए कोई भी चिन्ह नहीं था। फिर उसमें कौन सा चिन्ह जुड़ गया? 0 जुड़ गया। कौन सा चिन्ह जुड़ गया उसमें? 0 जुड़ गया उसमें। और जब 0 जुड़ गया तो आप देख सकते हैं कि भाई 0 जुड़ने से क्या हो गया? जो एक नया समूह बन गया। जैसे पहले प्राकृत संख्या का समूह था, इसमें 0 नहीं था, लेकिन पूर्ण संख्या का जब समूह बना तो इसमें 0 आ गया, बाकी सेम टू सेम वैसा ही रह गया। यानी ये एक नया समूह बन गया जिन्हें हम होल नंबर्स, W जो है वो होल नंबर को डिनोट करता है, WHOLE, होल है ना, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमारे पास आई एक और समस्या कि यदि हमने किसी को उधार दे दिया होगा तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। देखिए, जब कुछ नहीं है तो 0 डिनोट कर दिया, जब कुछ है तो 1 2 3 4 5 आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि कुछ माइनस में है, यानी कोई चीज़ है भी नहीं लेकिन वो हमने किसी को देनी है, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे तो कुछ नहीं है लेकिन आपने किसी को 5 रुपये देने हैं, तो जैसे ही आपके पास 10 रुपये आएंगे तो वो 5 तो आपने किसी और को देने होंगे। तो उसे हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? उसे हम -5 से दर्शाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। तो ये एक नया समूह बन गया। जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ती गई वैसे वैसे इसमें जो है वो संशोधन होता गया, नई नई चीज़ें इसमें आती गई। ठीक है, तो ये कौन सा समूह बन गया? पूर्णांक समूह, इंटीजर्स बोलते हैं इनको। अब इसमें क्या क्या शामिल था? नेचुरल नंबर तो थे ही थे, 0 जुड़ गया तो यानी कि होल नंबर्स भी थे ही थे। अब उसके साथ इसमें क्या जुड़ गया? इसमें नेगेटिव जो है वो, यानी कि माइनस में जो होल नंबर थे वो जुड़ गए, तो ये पूर्णांक बन गया। क्या बन गए? पूर्णांक। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। अब आगे आगे इसमें आता है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं।
परिमेय अपने आप में ही, यानी जिनको मापा, मेय मतलब जिनका परिमाप निकाला जा सकता है, जिनको नापा जा सकता है, और अपरिमेय जिनको नापा ही नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 7/5 दिया गया है। ये देखिए 7/5, यानी कोई भी संख्या जो बटे की फॉर्म में होगी, यानी ऊपर भी कुछ होगा नीचे भी कुछ होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम ऊपर वाले को p बोल देते हैं और नीचे वाले को q। अब p कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। q भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता, सिर्फ 0 नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है और जिसमें q जो है वो 0 नहीं होता है, वो परिमेय संख्या है, क्योंकि तभी उसको मापा जा सकता है। लेकिन जिस संख्या में q 0 हो जाता है, या फिर जिस संख्या में हम उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और तथ्य। अब बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या बोले तो वो संख्या जो मतलब जो 2 से पूरी रूप से भाग हो जाए। जैसे 2 भी भाग हो जाता है, 4 भी, 6 भी, है ना, 8 भी। करके देखिए आप, 5 के पहाड़े से 2 भाग जो हो जाएगा, ठीक है। 6 जो है वो 6 से जो 12 भाग हो जाएगा, यानी हर वो संख्या जो 2 से भाग हो जाए। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? इकाई का स्थान जो होता है, इकाई का, ठीक है, इकाई दहाई ऐसे पढ़ते हैं ना हम, इकाई दहाई, है ना, इकाई दहाई, 6 इकाई एक दहाई, है ना। तो जहाँ इकाई के स्थान पर संख्या है और वो 2 से भाग हो जाए, बस पूरी संख्या को नहीं भी करना है, क्योंकि तो छोटी छोटी इनको तो आप कर लोगे। लेकिन मान लीजिए एक बहुत बड़ी संख्या है, जैसे कि 6 5 4 3 1 7 8 6 0 2। तो अब इसको आपने पता करना है कि क्या ये भाग होगी या नहीं। तो कैसे पता करोगे? सिर्फ इकाई का अंक देख लोगे। इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो भाग होगी, अगर ये नहीं है तो भाग नहीं होगी, और अगर भाग होगी तो विषम संख्या, भाग नहीं होगी तो सम संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर संख्या होती 7, उसके बाद 2 2 भी होता, 2 2 2 6 8, ये सब भाग होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अंत में यदि 1 3 5 7 या 9 में से कोई भी एक आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? विषम संख्या कहेंगे। आगे है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भाज्य यानी जो भाग हो जाती हैं, किससे? 1 से, अपने आप से, और किसी भी और से, यानी जिसके 3 हैं, 3 अंकों से जो भाग हो जाए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तब तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे 4 है, देखिए अब 4 1 से भी भाग हो जाता है, 4 4 से भी भाग हो जाता है, और 2 से भी हो जाता है, तो ये भाज्य हुआ। इसी प्रकार से 6 8 9 10 12 15 ये सभी जो है वो भाज्य संख्याएं हैं। तो कैसे पता लगाएंगे? वह संख्या अपने आप से, यानी जैसे 12 है तो 12 अपने आप से, यानी 12 से भी भाग हो जाए, अपने आप से सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं, और 1 से भी सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं। लेकिन इनके अलावा जो किसी और से भाग हो वही भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे अभाज्य की बात करें तो देखिए भाज्य भी अपने आप से भी भाग हो रही हैं, 1 से भी, लेकिन और किसी से नहीं। जैसे 2 का ले लीजिए उदाहरण। अब 2 1 से भी भाग हो रहा है, ठीक है, और 2 से भी, लेकिन और किसी से भी भाग नहीं हो रहा, तो ये अभाज्य है। अभाज्य जो भाग नहीं हो सकता, ठीक है, अभाज्य। इसी प्रकार से 11 13 17 19 ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं गणित की भाषा में। आगे है सह अभाज्य संख्या। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चे कई बार सोचते हैं जो साथ साथ में आएंगी वो होंगी सह अभाज्य संख्याएं। नहीं, कौन सी अभाज्य संख्या होगी? कौन सी अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी? वे अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 आता है। जैसे 2 और 3 की बात करते हैं, 2 का आप HCF निकालते हो, ठीक है, भाग विधि से। तो देखिए 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया, ये अंदर आ गया और ये बाहर चला गया, 2 एकम 2, यानी 1 इसका HCF आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार से आप बाकी अभाज्य संख्याओं को भी देख लें। जब भी आपको प्रश्न आए तो आप ये देखें कि क्या इनका HCF 1 है या नहीं है। यदि है तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि वह सह अभाज्य है, यदि नहीं है तो वह सह अभाज्य नहीं है। अब अंत में 2 संख्याएं बच जाती हैं हमारे पास। 2 संख्याओं के प्रकार है ना, 2 प्रकार की संख्याएं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। वास्तविक बोले तो रियल संख्या, ठीक है। अब रियल संख्या मतलब वो संख्या जो कि वास्तव में जिसका कोई अस्तित्व है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें प्राकृत संख्याएं भी शामिल है, पूर्ण, जैसे देखिए जो पूर्ण संख्या उसमें प्राकृत संख्या शामिल है, जो पूर्णांक है उसमें पूर्ण और प्राकृत दोनों शामिल हैं। परिमेय में जो है वो पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है और प्राकृत संख्या भी है, ठीक है, 0 को छोड़ के, ठीक है ना, बटा में 0 नहीं होना चाहिए।
उसी प्रकार से वास्तविक संख्या में भी ये सारे के सारे समूह जो है वो शामिल होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, बटे के फॉर्म में जो है वो भी शामिल है, जो परिमेय संख्या है वो भी है। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, देखिए प्राकृत संख्या कोई भी है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ही है, तो 4 के नीचे बटा 1 लगा दो, इससे 4 की अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 को इन दोनों रूपों में लिख सकते हैं और ये बराबर होंगे। 4 और 4 बटा 1 दोनों बराबर हैं। ठीक है, लेकिन नीचे बटा लग सकता है, ऊपर नहीं। ठीक है, ऊपर नहीं लग सकता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो प्राकृत संख्या है या जो जीरो को छोड़कर जो जीरो भी अगर मान लीजिए ऊपर आता है तो हो सकता है, 0/1 हो सकता है, ये मान्य है। 0 और 0/1 जो है वो मान्य है, लेकिन यदि 0 नीचे है तो वो फिर प्राकृत संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के रूप में इस प्रकार से अब हम इनको भी हम समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये सारी संख्याएं तो अभी हम जान चुके जो भी थी, अब फिर से अपनी उस पर चलते हैं। आप सभी बच्चों की एक क्वेरी रहती है, एक वो रहता है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 मिनट के अंदर इस वीडियो को समाप्त कर दूं, ताकि 10 मिनट से बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो जाए। फिर अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के अगले कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो अभी हमने संख्याओं के सभी प्रकार देख लिए, जो प्रकार छूटे होंगे बस हम उन्हीं संख्या के प्रकारों को करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रमागत संख्या छूट गई है। अब क्रमागत संख्या से क्या अभिप्राय हुआ? क्रमागत संख्या वो संख्या हुई जो क्रम में है, जैसे 1 2 3 4, ये सारी क्या है? क्रमागत हैं। अब देखिए इन संख्याओं को इस प्रकार से, देखिए यहाँ से हम चलते हैं, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं। जैसे इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। हम इस प्रकार से किसी भी संख्या को पढ़ना सीख सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर तालिका में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये क्या कितना हुआ? 9 अरब, ठीक है, 62 करोड़, 17 लाख, 5,378। यह है पहली संख्या का पठन। इस प्रकार से आप दूसरी संख्या का भी कर सकते हैं। 2 अरब 57 करोड़ 9 लाख 78,217। ठीक है, यहाँ पर अब अंत में हम इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अगली वीडियो में ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। वो होगा स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखिए प्लेस, स्थान जो है वो इंसान का बदलता रहता है, इसी प्रकार से अंक का स्थान भी बदलता है। देखिए यहाँ पर आप बड़े अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये है ना, देखिए यहाँ पर जो है वो 7 का जो यहाँ पर जो अंकों का स्थानीय मान देखो वो कैसे बदल रहा है। यहाँ पर 7 इकाई के स्थान पर है, और यही 7 जो है वो अब 10 करोड़ के स्थान पे भी है। ठीक है, अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो अंकों का स्थान है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो उनका स्थानीय मान भी बदलेगा। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उस अंक को उसके स्थान के स्थानीय मान से गुना कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 7 का निकालना है, तो 7 का स्थानीय मान क्या है? 1 है, इकाई है, तो 7 को 1 से गुना कर दो, तो इस वाले 7 का क्या आएगा? 7। लेकिन इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या है? इस वाले का है 10 करोड़, यानी इसमें 7 को 10 करोड़ के साथ जब गुना किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 70 करोड़। ठीक है, तो ये रहा कंसेप्ट किस चीज़ का? हमने किस चीज़ के बारे में अभी जाना? स्थानीय मान के बारे में, जो हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 का स्थानीय मान है, तो आप 4 को 10 लाख से गुना करेंगे। अब 10 का स्थानीय मान है, तो 10 का स्थानीय मान जो है वो दहाई है, लेकिन अंक यहाँ पर नहीं, ये 0 का स्थानीय मान दहाई है, लेकिन अंक 0 है, तो 0 को आप किसी से भी गुना कर लो, 0 तो 0 ही रहेगा। अब यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसका जो स्थानीय मान है वो क्या होता है? 0 ही होता है। और अब बात करते हैं हम इसके जातीय मान की, यानी कि फेस वैल्यू की। अब देखिए वास्तव में जातीय मान क्या है, यानी कि उसकी जाति क्या है, वो अंक है क्या, तो ये कभी भी नहीं बदलता है। जैसे 5 का जो जातीय मान है वो 5 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ लिख दिया 5 6 7 8, ये एक संख्या लिख दी मैंने, इसमें 6 भी 2 बार आ गया, और ये देखिए और 7 भी आ गया। सभी अंक जो 2-2 बार हैं। ये इकाई है, तो यहाँ पर 5 का जो स्थानीय मान है वो 5 होगा, और उसका जो अंकी अपना जो जातीय मान है वो भी 5 ही होगा। यहाँ 6 का जातीय मान तो 5 है, लेकिन इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 60, क्योंकि 6 को 10 के साथ गुना करना है, ये दहाई पे है। यहाँ 8 का जो जातीय मान है वो 8 है,
लेकिन जो इसका स्थानीय मान है वो 800 हो जाएगा, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पे है। स्थानीय मान तो सैकड़े स्थान के हिसाब से जो निर्धारित होता है। यहाँ पर जो इसका जातीय मान है वो तो 7 ही रहेगा। देखिए जातीय मान सबका सेम रहा, वो नहीं बदलेगा, लेकिन स्थानीय मान अब यहाँ पर 7000 हो जाएगा। ठीक है, 30। अब 6 का यहाँ पर 10,000 यानी यहाँ 60,000 हो जाएगा 6 का, और ये 6 ही रहेगा। यहाँ पर जो है वो उसके बाद लाख में चला जाएगा, 10 लाख में चला जाएगा, करोड़ में चला जाएगा। देखिए ये समझने वाली बात है, यहाँ 7 का स्थानीय मान 7 करोड़ है और यहाँ 7 का स्थानीय मान 7000 है, लेकिन दोनों स्थितियों में जो जातीय मान है वो नहीं बदल रहा है, वो सेम ही रह रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने संख्या पद्धति की शुरुआत की है। अभी तक तो बहुत कुछ इसमें करने योग्य है। अगली वीडियो में हम भाज्यता के नियमों की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम आसानी से किसी भी संख्या को भाग कर सकते हैं बिना ज़्यादा समय व्यर्थ गंवाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई होगी तो उसके लिए जो है वो आप देख लें, वीडियो को पूरा देखें, तभी वीडियो बनाने का मन करता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो लेट इसीलिए हुई है क्योंकि आप में से कुछ जो है वो पूरा नहीं देखते हैं, तो फिर जो मोटिवेशन है वो वीडियो बनाने का नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।